बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ABCD where AB is parallel to CD and measure AB is greater than CD। तो यहाँ तक जो स्टेटमेंट है, यहाँ तक हम इसको पढ़ के तो इसके मतलब डायग्राम को देखें, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट का पार्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड ऐसी फिगर है फोर साइडेड, जिसमें टू साइड्स जो इसकी होती हैं जैसे ए बी और सी डी, ये हमें कहा भी गया है और इसमें ये पैरेलल होती हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और आइसोसेलेस इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें जो दो साइडें होती हैं जैसे ए डी और बी सी जो हमारे पास साइडें हैं, ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं। तो टू साइड्स इसमें इक्वल होती हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में। और मज़ीद हमें ये कहा गया है कि जो मेजर ए बी है वो हमने ग्रेटर रखना है मेजर सी डी से। तो ये जो ए बी वाली साइड है इसकी, ये ग्रेटर है, हमें नज़र आ रहा है सी डी साइड से। इस तरह हमने इसकी सेटिंग की है। तो टू साइड्स इसमें, ये जो साइड है बी सी और ये जो ए डी साइड है, ये दोनों इक्वल हैं। और ये वाली जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल है। तो टू साइड्स पैरेलल हैं, ए बी और सी डी, और टू साइड्स इसकी इक्वल हैं, तो इसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड कहते हैं। तो ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। अब नेक्स्ट है कि ड्रॉ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई। अब हमने दो डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। डायगोनल हमें पता है कि ऑपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं, अपोजिट कोने किसी भी फिगर में, उनको मिलाने से जो लाइन बनती है उसे हम डायगोनल कहते हैं। तो एक डायगोनल ए सी हो गया है और दूसरा डायगोनल हम बी और डी को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास दूसरा डायगोनल बन जाएगा। अब हम बी और डी को ज्वाइन करेंगे और हमें ये कहा गया है कि ये जो ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल है, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ई है। तो अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो ड्रॉ डायगोनल ए सी हमने डायगोनल ड्रॉ किया है एंड बी डी डायगोनल ड्रॉ किया है, इंटरसेक्टिंग एट ई पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट, हमें ये साबित करना है दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। अगर हम देखें तो एक ये ट्राइंगल है ए बी और ई, ये नीचे वाली ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ऊपर है सी डी और ई। दोनों ट्राइंगल्स का स्टेटमेंट में जिक्र है। यहाँ पे है ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी डी ई। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट है जो हमें प्रूव करना है। इसका एक सेकंड पार्ट भी है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो प्रूव दैट ये जो टू ट्राइंगल्स हैं जिनको हमने हाईलाइट कर लिया है फिगर में, ए बी ई और सी डी ई, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ए बी ई और सी डी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर जो है वो शो करना है। अब ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करने के लिए इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन वाला पहला हमारा लेक्चर था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं इफ़ देयर थ्री कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। तो इसमें अगर थ्री एंगल सेम हो जाए कोरिस्पॉन्डिंग, जैसे इसका एंगल ए है ट्राइंगल का, ये अपने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल डी के इक्वल हो जाए, ऊपर वाला जो एंगल है सी वो एंगल एफ के इक्वल हो जाए, और इस साइड वाला जो एंगल बी है वो अपने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ई के इक्वल हो जाए। तो अगर एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल आ जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं। तो ऐसे ही अब हमें इसे प्रूफ करना है सिमिलर। तो यहाँ पे अब हमें पता है कि ए सी भी डायगोनल है और बी डी भी डायगोनल है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे लिख दें कि ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हैं इंटरसेक्टिंग, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ई। तो ये हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे इसके बारे में कि ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं ई पे। अब जो हमने प्रूव करना है वो भी हम लिख लें। टू प्रूव, हमें ये साबित करना है दैट ट्राइंगल ए बी ई, जो हमारे पास नीचे ट्राइंगल है ए बी ई, ये सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के, ट्राइंगल सी डी ई। तो ये हमने प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए जैसे अभी हमने देखा कि हमें इसके एंगल्स जो हैं उनको इक्वल शो करना है तीनों को। तो बारी बारी अब हम एंगल्स को शो करते हैं।
सबसे पहले एक कंसेप्ट जो है वो हमें समझना है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो फोर एंगल्स जो हैं वो बनते हैं। यहाँ पे एक एंगल बनता है, यहाँ पे एक एंगल बनता है, एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर। तो इनको ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। ये हैं ऑपोजिट एंगल्स। इस कंसेप्ट को समझना है ऑपोजिट एंगल्स के। ये आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। इसे हम ऑपोजिट एंगल्स का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो दो टू डायगनल्स हैं ए सी और बी डी, ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस साइड पे बनने वाला एंगल ऊपर और नीचे बने वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल हैं। दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल बनते हैं ऑपोजिट, उनको ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। तो अगर हम नीचे वाले ट्राइंगल को देखें, एंगल को देखें तो वो नीचे वाले ट्राइंगल में आता है। अगर ऊपर वाले एंगल को देखें तो ऊपर वाले ट्राइंगल में आता है। तो ई पॉइंट पर दोनों एंगल बन रहे हैं। जब एक ही पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हों तो फिर हमें उनका पूरा नाम लिखना पड़ता है एंगल का, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ये जो नीचे वाला ई पे जो एंगल बन रहा है उसका नाम है ए ई बी। तो जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो दरमियान में आना चाहिए। ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसका नाम हम लिख लेंगे एंगल सी ई डी। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे, साथ डायग्राम को भी देखें कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल ए ई बी जो है, ये जो नीचे वाला एंगल बन रहा है बड़ी ट्राइंगल का, ये इक्वल है एंगल जो ऊपर बन रहा था सी ई डी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी ई डी। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसका रीज़न हम ये देंगे कि चूंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब टू एंगल्स रह गए हैं जिनको हमने इक्वल शो करना है। तो अब एक और कंसेप्ट जो है उसे हमें समझना है। वो कंसेप्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो कंसेप्ट है उसको समझ के तो फिर हम देखते हैं कि एंगल कैसे इक्वल होंगे। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हों और एक थर्ड लाइन जो है इन्हें इंटरसेक्ट करे, एक थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो इस साइड पे बनने वाला एंगल इस लाइन के दूसरी साइड पे बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। इसी तरह इस साइड पे बनने वाला एंगल इस लाइन की दूसरी साइड पे बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। इन्हें कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल नीचे और नीचे बनने वाला एंगल दूसरी साइड पे ऊपर बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ फिगर को देखें तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइनें हैं। जैसे ये दो पैरेलल लाइनें थी, एक ये सी डी पैरेलल लाइन है। हमें पता है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो अगर हम देखें तो ये जो लाइन है ए सी, ये जैसे ये लाइन थी, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस सी डी और ए बी पैरेलल लाइंस को। तो इस साइड पे ऊपर वाली साइड पे बनने वाला एंगल, इसे डबल निशान लगा देते हैं उसे डिफरेंट करने के लिए, ये इस लाइन के नीचे वाले बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि इस साइड पे बनने वाला एंगल दूसरी साइड पे बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो ये वाला जो एंगल है ये ऊपर वाली ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला जो एंगल है ये नीचे वाली ट्राइंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे एक ही एंगल चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम एंगल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखें कि एंगल सी जो है, चूंकि हम पहले इस ट्राइंगल के लिख रहे थे तो पहले आप एंगल ए लिख लें। जो एंगल ए है इस ट्राइंगल का डाटा पहले लिख लें, वो इक्वल है एंगल सी के जो दूसरी साइड पे बन रहा है। इसकी जो वजह है हमारे पास, वो वजह है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ गया, यानी ये वाला नीचे बनने वाला एंगल ऊपर बनने वाले एंगल के इक्वल आ गया। अब दूसरी अगर डायगोनल को देखें तो ये फिर ये दो पैरेलल लाइंस हैं सी डी बी, और ये लाइन थर्ड लाइन इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसके ऊपर बनने वाला एंगल जो कि ऊपर वाली ट्राइंगल में बन रहा है, इस लाइन के नीचे बनने वाला जो एंगल है जो कि बी पे बन रहा है, ये एंगल इक्वल होंगे जिस पे ये तीन जो है वो एंगल के निशान लगाएं। तो अब ये एंगल जो बी है ये एंगल डी के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल जो बी है ये इक्वल है एंगल डी के, और इसकी वजह भी ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके दोनों ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स जो कोरस्पॉन्डिंग है वो इक्वल आ चुके हैं। ये वाला जो एंगल ई पे ऊपर बन रहा था सी ई डी एंगल,
और जो नीचे बन रहा था ए ई बी एंगल, ये इक्वल थे क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स थे। उसके कॉन्सेप्ट को हमने देखा। इसी तरह ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, इसके ऊपर बनने वाला एंगल सी पे और नीचे बनने वाला एंगल ए पे, ये इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इस तरह ये लाइन भी उन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके ऊपर बनने वाला एंगल डी और इसके नीचे बनने वाला एंगल बी, ये भी इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दोनों की रीजन है। इस तरह जब थ्री एंगल्स इक्वल हो चुके हैं तो अब हम कह सकते हैं कि सो इट इज प्रूव्ड, ये साबित हो चुका है दैट जो हमारे पास ट्राइंगलें थी ए बी ई और ट्राइंगल सी डी ई, ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट जो जिसमें हमने सिमिलर शो करना था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हमने इसको प्रूव कर लिया। नेक्स्ट है कि इफ़ एम ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मेयर ए बी जो है ये वाली लाइन अगर ये 8 सेंटीमीटर हो और नेक्स्ट मेयर सी डी 4 सेंटीमीटर हो, यानी ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर हो एंड ए ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो ये ए से लेकर ई तक ये वाली जो लेंथ है ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ सी ई, ये जो लेंथ है ये वाली जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है सी ई। तो अब इसमें हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? देखें, एक ऊपर ट्राइंगल बन रही है, एक नीचे, जिनको अभी हमने सिमिलर जो है वो प्रूव किया है। तो इनकी सिमिलरिटी को यूज़ करते हुए दोनों ट्राइंगल्स की हम ये जो अननोन साइड है सी ई, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ अब हम लिखेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो हमारे पास सिमिलर हैं। कौन कौन सी? ट्राइंगल ए बी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस, चूंकि ट्राइंगल ए बी ई ये सिमिलर है, अभी हमने शो किया है ट्राइंगल सी ई डी के, ट्राइंगल सी ई डी के ये सिमिलर है। सो हम लिख सकते हैं कि रेशो ऑफ corresponding साइड्स आर इक्वल। तो उनकी जो corresponding साइड्स हैं उनकी रेशो इक्वल होगी। तो अब हम जो बड़ी ट्राइंगल है उसका डाटा पहले लिख लेते हैं। अब किस हिसाब से हमने इनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है इस ट्राइंगल का जो कि ए बी ई है, इसकी जो साइड ए बी है इसकी corresponding साइड उस ट्राइंगल में सी डी है। तो ए बी और सी डी ये corresponding साइड्स हैं, इनकी हम रेशो निकालेंगे, मेयर ए बी और मेयर सी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेयर ए बी की रेशो हम फाइंड करेंगे मेयर सी डी के साथ और इसको हम इक्वल कर देंगे। अब इस ट्राइंगल की जो साइड है, बड़ी ट्राइंगल का डाटा पहले लिख रहे हैं, ए ई जो 3 सेंटीमीटर है, इसकी corresponding साइड उस ट्राइंगल में है सी ई। तो सी ई और ए ई इनकी अब रेशो हम लेंगे और इसके इक्वल कर देंगे। मेयर हमारे पास है ए ई जो भी हमने देखा, और मेयर सी ई, इनकी रेशो लेके हमने इनको इक्वल कर दिया। ये अगर ट्राइंगल सिमिलर्स हों तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेयर ए ई और मेयर सी ई की रेशो हमने उसके इक्वल कर दी। अब मेयर ए बी जो है उसकी अगर हम लेंथ देखें तो मेयर ए बी की लेंथ हमें 8 दी गई है और सी डी की 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 और नीचे 4। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर देखें तो ए ई जो है उसकी लेंथ हमें दी गई है 3 और सी ई हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और मेयर सी ई वैसे आ जाएगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे मेयर सी ई से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मेयर सी ई चूँकि हमने फाइंड आउट करना है तो इसको हम इधर ही रखेंगे और 8 दूसरी साइड पे जाके तो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो मेयर सी ई जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। अगर इन दोनों नंबर्स को डिवाइड किया जाए, अब कैलकुलेटर का यूज़ करें, अगर इनको डिवाइड किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो अगर हम देखें इसमें कौन सा यूनिट चल रहा है सेंटीमीटर का, तो हम आंसर के साथ जो है वो सेंटीमीटर का यूनिट लिख देंगे। तो ये हमारी वो अननोन साइड होगी जो हमसे पूछी गई थी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, अ रेगुलर डोडेकागन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2 if the perimeter of the original dodecagon is 72 meter. What is the side length of scaled dodecagon? तो डोडेकागन को देखें हम कि ये कौन सी शेप होती है और साथ में रेगुलर का वर्ड यूज हुआ है। तो ये शेप जो हमारे सामने है 12 साइडेड जो है, जिसकी 12 साइडें होती हैं, 12 साइडेड जो शेप है इसे डोडेकागन हम कहते हैं। तो ये हमारे पास डोडेकागन है जिसकी 12 साइडें होती हैं। तो इस शक्ल की होती है डोडेकागन। और जब वर्ड साथ यूज हो जाता है रेगुलर का, तो रेगुलर का मतलब होता है कि जो इसकी 12 साइड्स हैं, 12 की 12 साइड्स इक्वल हैं, जो एक साइड की लेंथ होगी सभी साइड्स की वही लेंथ होगी। तो रेगुलर का वर्ड जब आ जाता है किसी भी पॉलीगॉन के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी तमाम जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। अब स्टेटमेंट को दोबारा अगर हम देखें तो उसमें है कि रेगुलर डोडेकागन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/√2। इसकी जो हमारे पास डोडेकागन की फिगर है ओरिजिनल, इसकी जो लेंथ थी वो 1/2 फैक्टर के हिसाब से जो है वो डिक्रीज हुई है, कम हुई है। तो इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल डोडेकागन इज 72 मीटर, अगर पहले डोडेकागन का पेरीमीटर 72 मीटर हो, पेरीमीटर को भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि पेरीमीटर किसे कहते हैं। व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागन? स्केल्ड का मतलब है कि जब वो डिक्रीज हो जाएगी लेंथ, जैसे कि हमें कहा गया है कि इस हिसाब से डिक्रीज होगी, तो जो नई डोडेकागन बनेगी उसकी जो साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी। हमें सिर्फ एक साइड की लेंथ बतानी है क्योंकि वो रेगुलर है, तो सब साइड्स की वही लेंथ होगी। तो अब यहाँ पे हमें गिवन है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमें गिवन है कि पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 72 मीटर। पेरीमीटर का ये मतलब है कि इसकी जितनी भी किसी भी फिगर का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो उसका मतलब होता है कि उसकी जितनी भी साइड्स हैं सभी साइड्स की लेंथ को सम कर लिया जाए। तो चूंकि इसमें हमारे पास 12 साइड्स हैं, तो अगर हम 12 साइड्स की लेंथ को ऐड करें, सभी साइड्स की लेंथ को ऐड करें, तो हमारे पास 72 आंसर आता है। तो ये पेरीमीटर होता है किसी फिगर का जब उसकी तमाम साइड्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो पेरीमीटर 72 मीटर है। पहले हम ये देख लेंगे कि जब इसका पेरीमीटर 72 था तो हर जो साइड है उसकी लेंथ कितनी थी पहले। फिर जब उसमें डिक्रीज आया 1/2 के हिसाब से, तो जो नया पेरीमीटर बनेगा, नई लेंथ बनेगी, तो हमें नई लेंथ फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज दी साइड लेंथ ऑफ स्केल डोडेकागन, कि जो नया हमारे पास डोडेकागन बनेगा उसकी जो लेंथ होगी साइड की वो कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ हमारे पास है ओरिजिनल डोडेकागन। ओरिजिनल डोडेकागन ओरिजिनल डोडेकागन जो जो पेरीमीटर हमें दिया गया है वो 72 मीटर है। और अब अगर हम उसकी एक साइड की लेंथ निकालना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड लेंथ ऑफ ओरिजिनल, जो शुरू में डोडेकागन थी उसकी साइड लेंथ क्या होगी। चूंकि उसकी 12 साइड्स हैं, 12 साइड्स का सम 72 है। अगर हम 72 को 12 पे डिवाइड करें तो 12 6 आर 72, 6 मीटर जो है, 6 सेंटीमीटर जो है वो, यहाँ पे हम सेंटीमीटर लिखेंगे। 6 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो उसका बनेगा 72 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर था। 6 सेंटीमीटर हर साइड की लेंथ जो है वो बनेगी, सभी साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर बनेगी जब हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया था। तो अब चूंकि हमने उसमें चेंज किया है 1/2 के हिसाब से, तो अब हम देखेंगे कि जो स्केलिंग लेंथ है उसकी, स्केलिंग साइड लेंथ का मतलब है कि तब्दीली के बाद जो डोडेकागन बनेगी उसकी साइड लेंथ क्या होगी। स्केलिंग साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागन, यही हमसे पूछा गया था। अगर हम उसकी स्टेटमेंट को देखें तो हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड डोडेकागन, जो डोडेकागन नहीं बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। तो उसमें अब इस तरह है कि जो हमने एक की लेंथ फाइंड आउट की है उसमें जिस हिसाब से डिक्रीज हुआ है 1/2 के हिसाब से, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो इसका जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि भाई साइड लेंथ 6 से चेंज होके ये हो गई है। तो इसमें अगर हम ऐसा करें यहाँ पे लिखें इसको 6/√2। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को उसमें से स्क्वायर रूट ख़त्म करना चाहें, यानी इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करना चाहें, तो उसका तरीका ये होगा कि जैसे जो नंबर नीचे है उसी पे मल्टीप्लाई कर दें और उसी पे डिवाइड कर दें। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें। अंडर रूट है, जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो नीचे हमारे पास स्केयर बन जाएगा। सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं दो स्केयर रूट, तो ऊपर आ जाएगा 6/√2 और नीचे ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। वो 2 जो स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा वो 6 को कैंसिल करेगा। 2 3 आर 6। 3/√2 सेंटीमीटर जो है हमारे पास ये नई लेंथ बनेगी साइड की, जो कि पहले 6 थी, तो अब वो कम होके 3/√2 सेंटीमीटर रह गई है। डिक्रीज इस हिसाब से हुआ है। तो ये हमारे पास स्केलिंग साइड लेंथ होगी और स्केल डेकागन। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।